हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और लोगों को भी आप जोड़ रहे हैं, और जिस तेज़ गति से मेरे चैनल पे लोग आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए स्पेशल सीरीज बना रहा हूँ, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, और बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। और डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट का फुर्सत नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा इंगेज हो गया हूँ मैं। तीनों बनाना पड़ रहा है, 11th का भी, 12 का भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। उसके बाद आपको स्पेशल नीट का और जेई का भी बनाना पड़ रहा है। आपके लिए पूरा मेहनत हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसे शेयर कर रहे हैं, उसके लिए फिर से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मेरे साथ बने रहिए और मैं पूरा आपसे वादा करता हूँ, आपका जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है उसको मैं पूरा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, पूरा मजबूत बनाऊंगा, और आपका जो केमिस्ट्री से जो डर है उस डर को मैं समाप्त कर दूंगा। बस 1 से 2 मंथ में आपका पूरा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा कि किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। और जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बता रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो बस आप हमको इनकरेज करते रहिए, इसी तरह आप रिस्पेक्ट और प्यार हमें देते रहिए, ताकि हम लोगों का भी जो हिम्मत है, मनोबल है, वो बढ़े और आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें और वृद्धि हो और आपके लिए हम मेहनत करें। बस आपका काम है पूरा जो लेक्चर है उसको ध्यान से समझना, कॉपी में नोट करना, और जो भी डाउट हो उसके कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा उसको मैं पूरा कोशिश करूँगा क्लियर करने का। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में, लेक्चर 2 में, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव के रासायनिक वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फिर केमिस्ट्री का ब्रांच क्या होता है वो सीखे थे, फिर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन किए थे, वर्गीकरण किए थे, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव के रासायनिक वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आपको बता चुके हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, या उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। तो फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। तो फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। जब प्योर सब्सटेंस हो जाएगा तो हम लोग सीखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस का मतलब आप जानते हैं शुद्ध पदार्थ। तो बहुत सारे बच्चे 9th 10th में जब पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या दूध जो है, मिल्क जो है वो शुद्ध पदार्थ है, या घी जो है वो शुद्ध पदार्थ है, या इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं क्या वो शुद्ध है। तो वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपको बता चुके हैं 2 ही चीज़ शुद्ध होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, तत्व और यौगिक। अब हम लोग जो प्योर मिल्क बोलते हैं, तो हम लोगों का जो सेंस है, जो समाज का हम लोगों का जो मतलब रहता है प्योर मिल्क से, उसका मतलब होता है सिर्फ दूध मिले, जो मतलब गाय से या भैंस से जो हम लोग दूध लाते हैं उसमें पानी मिला हुआ नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर। या अगर प्योर घी का बात करें तो हम लोग क्या समझते हैं, प्योर घी का मतलब हम लोग समझते हैं जो उस घी में कोई अदर चीज़ मिक्स नहीं हो, डालडा ये सब चीज़ मिक्स नहीं हो, जो घी बना हो वो सिर्फ उसमें घी हो और कोई दूसरा चीज़ नहीं हो। लेकिन साइंस में न दूध प्योर है और ना ही घी प्योर है। इस तरह जो भी चीज़ आप प्योर बोल रहे हैं वो साइंस के डिफिनेशन से वो प्योर नहीं है। क्योंकि अगर आप मिल्क को देखिएगा तो मिल्क में क्या है भाई, मिल्क में पानी भी है, मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में फैट भी है। तो मिल्क जो है एक चीज़ से तो बना नहीं है, किससे बना है भाई, वाटर से भी बना है, फैट से भी बना है, प्रोटीन भी है।
इसीलिए मिल्क को हम लोग प्योर सब्सटेंस साइंस में नहीं कहेंगे। हम लोग तो कहेंगे प्योर मिल्क, लेकिन साइंस में उसको प्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक ही तरह के कणों से मिलकर नहीं बना है, वो 3 चीज़ से मिलकर बना। इसीलिए घी, मिल्क जैसा जो भी चीज़ हम लोग प्योर बोलते हैं, वो साइंस के डिफिनेशन में वो प्योर नहीं है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ का मतलब जानते हैं। प्योर सब्सटेंस में, शुद्ध पदार्थ में 2 ही चीज़ आता है, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं और कंपाउंड को हिंदी में हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड के अलावा कोई भी चीज़ प्योर नहीं होता है। बाकी जो भी चीज़ सराउंडिंग में आसपास हम लोग देख रहे हैं, सभी इम्प्योर सब्सटेंस है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर और हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। तो सभी चीज़ मिश्रण है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को छोड़कर, या हिंदी में बोलेंगे तत्व और यौगिक को छोड़कर। तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग क्यों प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, बाकी सब चीज़ को हम लोग क्यों इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, तो आपको समझ में कब आएगा, जब हम प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन जानेंगे तब। तो हम लोग जानते हैं प्योर सब्सटेंस का परिभाषा क्या होता है। प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस which are formed by same type of particles। पार्टिकल्स में कौन कौन आएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इट्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वैसे पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का हिंदी होता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के पार्टिकल्स, मतलब एक ही तरह के कण से मिलकर बने हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्टिकल्स में आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ आएगा, परमाणु, अणु और आयन। तो परमाणु, अणु और आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कण। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलेंगे जो एक ही तरह के परमाणु से बना हो, या वो एक ही तरह के अणु से बना हो, या वो एक ही तरह के आयन से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में 2 चीज़ आएगा, आपको बता चुके हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एक आएगा एलिमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तत्व, और एक होता है कंपाउंड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौगिक। अब एलिमेंट जो होता है एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनता है। एलिमेंट जो होता है एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनता है। इसी को बोल सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो ये मतलब तत्व, ये एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। उसी तरह अगर कंपाउंड का बात करेंगे तो कंपाउंड का मतलब होता है इट इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यौगिक जो होते हैं ये एक ही तरह के अणुओं से या आयनों से मिलकर बनते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में 2 ही चीज़ आएगा, बाकी कोई चीज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारा चीज़ क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। एक आएगा एलिमेंट और एक आएगा कंपाउंड।
एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसीलिए एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे, जैसे कैल्शियम ले लें। अगर आप एलिमेंट कैल्शियम लेते हैं तो आप देखिएगा कैल्शियम जो बना है किससे बना है भाई, बहुत सारे कैल्शियम के परमाणुओं से मिलकर कैल्शियम का तत्व बना है, इसीलिए एलिमेंट जो है वो क्या होगा, प्योर। तो ये एक ही तरह के कैल्शियम परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो कोई भी तत्व जो होगा वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब कंपाउंड का अगर एग्जांपल देखेंगे तो अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जो पानी बना है उसमें H2O का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, H2O, बहुत सारा H2O का अणु मिलकर किसका निर्माण किया है, पानी का निर्माण किया है। उसमें और कोई अणु है नहीं है, सिर्फ H2O का अणु मिलकर पानी बनाया है, इसीलिए कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा एलिमेंट को और कंपाउंड को हम लोग प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया, प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने हो, मतलब कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो, या एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बना हो, या एक ही तरह के आयनों से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ आएगा, एक तत्व और एक यौगिक। बाकी जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं सारा चीज़ क्या है, वो मिक्सचर है। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं एलिमेंट का और किसका, कंपाउंड का। अब हम लोग डिफिनेशन सीखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। इसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जो किसी समान रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता हो। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का वह प्योरेस्ट फॉर्म है जिसको हम लोग किसी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से इसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। या इसी को हिंदी में हम लोग बोले तो तत्व जो है शुद्ध पदार्थ का वह शुद्धतम रूप होता है जिसको हम लोग समान रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा हम लोग इसको विभाजित, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं अभी तक खोजे जा चुके हैं कितने, 118। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स को खोजा भी गया है और कुछ एलिमेंट्स को बनाया भी गया है। तो जो प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक, वो कितने हैं, 92, और 118 में से 92 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। तो 26 जो एलिमेंट है, तत्व हैं, वो क्या है, मैन मेड है। मैन मेड का मतलब होता है मानव निर्मित, या इसी को कृत्रिम भी बोलते हैं। तो मानव निर्मित तत्व जो है कितने हैं, 26, इसी को कृत्रिम भी बोलते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व हैं वो कितने हैं, वो हैं 92, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो
कुल जो एलिमेंट्स है तत्व है 118, जिसमें 92 जो है प्राकृतिक तत्व हैं और जो 26 एलिमेंट्स है तत्व हैं वो क्या है, मानव निर्मित है, जिसको हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट का 3 पार्ट होता है, धातु, अधातु और उपधातु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। उसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है हम लोग जान गए। अब हम लोग एलिमेंट का 3 पार्ट देखेंगे। तो एलिमेंट को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स। तो मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु, नॉन मेटल को हिंदी में बोलते हैं अधातु, मेटलॉइड्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपधातु। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। मेटल आर malleable, ductile, lustrous, sonorous, and they are good conductor of heat and electricity। अब इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे धातु, तन, लचीला, ध्वन्यात्मक तथा उनमें चमक होती है। और धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मेटल जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, जिसको हिंदी में तन बोलेंगे, डक्टाइल होते हैं, लचीला होता है, और लस्टरस होते हैं, उनमें चमक होती है, और सोनरस मतलब उनमें ध्वन्यात्मक होता है, उससे आवाज़ निकलता है। और धातु जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के मतलब विद्युत और ऊष्मा के वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का इंग्लिश क्या होता है, गुड कंडक्टर। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मेटल का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो मैलेबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, जो सोनरस होते हैं, और जिनमें लस्टरस होता है। और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। सुचालक मतलब क्या होता है, गुड कंडक्टर, तो ध्यान रखिएगा। तो मैलेबल मतलब तन, लचीला मतलब डक्टाइल, ध्वन्यात्मक मतलब सोनरस, और चमक का मतलब क्या होता है, लस्टरस, जिसको एक और शब्द बोलते हैं शाइनिंग, मतलब क्या होता है, लस्टरस। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब अधातु जो होते हैं इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल but they are non-metal are not malleable nor ductile, but they are brittle and non-metal are bad conductor of हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हिंदी में हम लोग लिखेंगे अधातु तन तथा लचीला नहीं होते हैं, परंतु ये भंगुर होते हैं।
और ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो नॉन मेटल जो होता है वो ना ही मैलेबल होता है, न डक्टाइल होता है, न सोनोरस होता है, न लस्चरस होता है, लेकिन वो ब्रिटल होता है। और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट का बैड कंडक्टर होता है। तो इसी को अगर हिंदी में बोलेंगे तो अधातु जो होते हैं वो ना ही तन होते हैं, ना ही लचीला होता है, ना ही उनमें कोई चमक होता है, और ना ही वो ध्वन्यात्मक होते हैं, परंतु वो भंगुर होते हैं। तो भंगुर का मतलब क्या आपको समझाएंगे। वो भंगुर होते हैं। और अधातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म को आप ध्यान दीजिए। 4 टर्म आपको ध्यान रखना है। एक मैलिएबल, एक डक्टाइल, एक लस्चरस, एक सोनोरस और एक आएगा ब्रिटल। ये 10th में भी ये सब टर्म आपको आया था। तो मैलेबल का हिंदी होता है तन। तो मैलेबल का मतलब होता है जब हम किसी तत्व को हम लोग पीट पीट के उसको चादरा में बदल सकें। जैसे लोहा को देखे होंगे तो लोहा क्या धातु है और वो तन होता है। उसको हम लोग पीट पीट के हैमरिंग करके हथौड़ी से पीट पीट के उसको हम लोग पतला पतला चादरा में उसको बदलते हैं। तो ये जो गुण होता है चादरा में बदलने वाला जो गुण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैलेबल। तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर डक्टाइल का मतलब होता है लचीला। जो धातु होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लचीले होते हैं, और इसी कारण उसको हम लोग पतला से पतला तार में वायर में हम लोग उसको बदलते हैं और उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल। एक तीसरा होता है लस्चरस। लस्चरस मतलब होता है चमक। तो धातु में चमक होता है, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्चर, या उसी को क्या बोलेंगे, लस्चरस। अब धातु में एक और गुण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब होता है तो जब एक धातु दूसरे पदार्थ से टकराएगा तो उसमें आवाज़ निकलेगा। उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस गुण को हम लोग बोलते हैं सोनोरस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्वन्यात्मक। और अधातु में एक गुण होता है ब्रिटल, जिसको बोलते हैं हम लोग भंगुर। तो ब्रिटल का मतलब होता है जब उसको हथौड़ी से, हैमर से जब उसको मारिएगा, हार्ड सब्सटेंस से, कठोर पदार्थ से जब उसको मारिएगा तो वो छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे टुकड़ा में बिखर जाएगा, और उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो अधातु को जब आप हैमरिंग कीजिएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ा में बिखर जाएगा, परंतु जब धातु को आप हैमरिंग कीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ा में नहीं बिखरेगा, वो चादरा में बदल जाएगा। इसीलिए 1, 2, 3, 4 और 1, 5 पाँचों गुण को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुड कंडक्टर होगा तो बोलेंगे सुचालक, और बैड कंडक्टर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक। तो दोनों को लिखिए। अब हम लोग आते हैं मेटलॉइड क्या होता है। तो मेटलॉइड जो होता है वो ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण रखते हैं। तो दे हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में बोलेंगे ये धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तत्व का 3 रूप होगा, एलिमेंट का 3 रूप होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। हिंदी में धातु, अधातु, उपधातु बोलते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्चरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, उसी को हिंदी में बोलेंगे तन होते हैं, लचीले होते हैं, ध्वन्यात्मक होते हैं, उनमें चमक होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, उसी को हिंदी में बोलेंगे ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और नॉन मेटल में बोलेंगे तो नॉन मेटल जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, ना ही वो मैलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही सोनोरस होते हैं, ना ही वो लस्चरस होते हैं, लेकिन वो ब्रिटल होते हैं। उसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे अधातु। ना ही तन होते हैं, ना ही लचीले होते हैं, ना ही ध्वन्यात्मक होते हैं, और ना ही उसमें चमक होती है, लेकिन वो भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं।
और अधातु जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कुचालक होता है। और मेटलॉइड्स में, उपधातु में, ये दोनों के गुण रखते हैं, धातु के भी और अधातु के भी। इसको हम लोग ध्यान रखें। अब इसको आप कॉपी कीजिए। अब आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का आपका एग्जाम्पल बताते हैं जिसको आपको याद रखना है। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हम लोग समझ गए। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो पहले मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो मेटलॉइड्स में कौन कौन आएगा? ब, सी, जी, ऐसे, सब, टे, पो, एटम। ट्रिक से याद रखना है। इसको बोलेंगे ब, सी, जी, ऐसे, सब, टे, पो, एटम। क्या टेपो? एटम। हाँ, अब सबका आपको सिंबल तो याद रखना ही है, उसका पूरा स्पेलिंग के साथ आपको याद रखना है। तत्व का नाम, बी से होता है ब्रोन, एस आई से होता है सिलिकॉन, जी ई से, जी किसका सिंबल है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एस्टेबियम जिसको नया नाम बोलते हैं एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। तो पूरा नाम हम अभी नहीं लिखवाएंगे, बहुत समय लगेगा। आप क्या कीजिए, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल दिया होगा, उसमें खोजिए टीई और उसका पूरा नाम लिखा होगा टेलुरियम, उसको याद कर लीजिए। पीओ पोलोनियम, उसको याद कर लीजिए। तो जो जो चीज़ बोर्ड पे लिखवाएंगे उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत काम का है। तो 118 तत्व में सभी का नाम अभी हम लोग याद नहीं रखेंगे। जो जरूरी है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है, उसको मस्ट याद रखेंगे, क्योंकि वही तत्व बार 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 आएंगे और हम लोगों को उलझाएंगे और तकलीफ देंगे। इसीलिए उन तत्वों का नाम, उन एलिमेंट का नाम हम लोग याद रखेंगे तो तकलीफ हमें नहीं होगा। बाकी 118 एलिमेंट जो बच जाएगा, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आपको याद हो जाएगा। लेकिन तत्काल में तत्व का नाम आपको कुछ जो जरूरियात है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल आप डाउनलोड कर लीजिए या एनसीईआरटी में देख लीजिए, या मेरे अगल बगल में है तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको डिजिटल कलर प्रिंटेड आपको पीरियोडिक टेबल हम आपको देंगे। तो ये हो गया मेटलॉइड्स। तो टोटल जो मेटलॉइड्स आया वो कितना आया? तो 4 और 4 8 आया। अब ध्यान रखेंगे, बोरोन जो है बहुत सारे बुक में मेटलॉइड्स मानता है और बहुत सारे बुक में नहीं मानता है, तो इसका चिंता नहीं करेंगे। ज़्यादातर बुक में बोरोन को मेटलॉइड्स उपधातु माना गया है। अब नॉन मेटल का बात करेंगे तो नॉन मेटल आपको याद है कौन कौन? हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। उसके बाद याद रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद याद रखेंगे हीना मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये भाई ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं, ये सब पूरा काम का है। तो ट्रिक इसका लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीना, बार बार आएगा हीना। इसको बोलेंगे नीना, ए आर से बोलेंगे और, करीना, के आर से करीना, की। जेरॉक्स मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी, जेरॉक्स। कौन हो गई? रानी। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, हीना, नीना और करीना, की, जेरॉक्स, रानी। जेरॉक्स मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। तीनों बहन का फोटोकॉपी कौन थी? रानी थी। उसी तरह इसका भी ट्रिक होता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर कल बाहर आई, कौन आई? तो इसी में जब 80 लिखेंगे, 80 यहाँ पे है पूरा, जब इस ग्रुप का लिखते हैं तो 5 आता है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, तो उसका पूरा नाम बोलते हैं फिर कल बाहर आई ऑन टी। तो थोड़ा सा हंसने वाला है तो हंस लीजिए। तो इसी तरीके से हम लोग याद रखते हैं अलग अलग ट्रिक से, बहुत हंसाने वाला होता है, बहुत फ़नी होता है, तो उस तरह बच्चे याद करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग सीखेंगे, लेकिन जो जो ज़रूरी है उसको हम लोग याद करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका टोटल, क्या हो गया, नॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल नॉन मेटल जो आया, और ये हो गया टोटल नॉन मेटल। तो टोटल नॉन मेटल्स कितने हो गए, 16, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ जी लिखेंगे वो सब गैसियस अवस्था में पाया जाएगा। हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में, नाइट्रोजन गैसियस अवस्था में, ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में, फ्लोरीन गैसियस अवस्था में, क्लोरीन गैसियस अवस्था में, हीलियम, नियोन, ये सब जितना भी है ये सब होगा कौन अवस्था में, गैसियस अवस्था में। यहाँ पे पूरा के लिए लिख दे रहे हैं जी। अब जो बच गया वो सब होगा सॉलिड। फास्फोरस क्या होगा, सॉलिड, सल्फर सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, लेकिन ब्रोमीन जो होगा उसको ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और ये जितना भी मेटलॉइड देख रहे हैं सभी क्या होगा, सभी सॉलिड होगा। तो अधातु में देखिए, अधातु का तीनों रूप होगा। अधातु सॉलिड में भी आएगा, गैस में भी आएगा और लिक्विड में भी आएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत काम का है। तो जहाँ जहाँ जी लिखे हैं वो गैसियस अवस्था में। हाँ, कार्बन का अगर बात करेंगे तो कार्बन का अलग अलग एलोट्रोप होता है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, तो वो भी किस में आएगा, सॉलिड में आएगा। ध्यान रखेंगे। तो सॉलिड आ गया कार्बन में, फास्फोरस, सल्फर, और किस में, आयोडीन में, और बाकी सब गैस होगा। और ब्रोमीन जो होगा क्या होगा, लिक्विड, और ये सब पूरा गैस होगा। तो ये तीनों अवस्था में पाया जाएगा। मेटलॉइड्स सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। और मेटल जो है उसको देख लेते हैं। तो मेटल जो है दो अवस्था में पाया जाएगा, एक सॉलिड और एक लिक्विड। कोई ऐसा धातु नहीं होता है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अधातु तीनों अवस्था में, उपधातु सॉलिड अवस्था में, और मेटल जो होता है, धातु जो होता है वो दो स्टेट में पाया जाएगा, एक सॉलिड और एक लिक्विड। गैसियस अवस्था में नहीं पाया जाता। अब कौन कौन हम लोग याद रखेंगे धातु, तो आपको लिखवा देते हैं। एक याद रखिए, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम। उसके बाद बहुत सारा होता है। 1 से 30 तक आपको चार्ट लिखवाएंगे, इसमें 1 से 30 तक आपको पूरा तत्व का, एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, उसका सिंबल याद रखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे चीज़ बताएंगे, परमाणु भार, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन तत्काल में जो लिखवा रहा है उसको आपको याद रखना है। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में होता है, लेकिन वो काम का नहीं है। उसके बाद आएगा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेडियम। उसके बाद टंगस्टन, जिसको पुराना नाम है वोल्फ्राम, टीन, जिसका पुराना नाम है स्टेनम, सिल्वर, सब काम का है, गोल्ड काम का है, बिस्मथ, ये भी काम का है। तो ये सब हो गया धातु। और भी धातु है, घटा लीजिए। तो 8 हो गए मेटलॉइड्स और 16 हो गए नॉन मेटल। तो इस तरह टोटल जो मेटल होंगे, धातु होंगे, वो कितना आ जाएगा, 118 माइनस 16 प्लस 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। तो टोटल जो धातु होंगे कितने होंगे, 94। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। सब पढ़ेंगे, 118 तत्व के बारे में पढ़ेंगे, नाम भी जानेंगे, पीरियोडिक टेबल में हम लोग सीखेंगे। लेकिन जो जरूरी तत्व हैं, जो जरूरी धातु हैं, जो बार बार काम आएंगे, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में। तो ये सब छोड़ दीजिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी सब जो है वो नाम का है, वो कहीं कहीं काम में आएगा। 12 में चैप्टर उसमें पढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल में उस सब का नाम सीखेंगे। लेकिन ये सब जो है ये बहुत काम का है, बार बार ये यूज होगा, इसीलिए इस सबको हम लोग ध्यान रखेंगे। और इस सब का प्रॉपर नाम याद रखिए, सिम्बॉल याद रखिए, और 1 से 20 तक या 1 से 30 तक परमाणु भार याद रखिए, सिम्बॉल याद रखिए, तो वो ज़्यादा फायदा आपको करेगा। तो उसका चार्ट हम बनवा देंगे। तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग।